Good morning students. Welcome in business studies class. Today we are going to discuss the last element of directing, that is communication. In this session we are going to discuss the two concepts related to communication. One is type of communication and other is barriers of communication. There are two types of communication. First one is formal communication and second one is informal communication. Formal communication refers to official communication taking place in the organization whenever there is exchange of views or message or information related to official matter such as assignment of tasks, fixing of responsibilities, granting authority or setting up of targets, objectives, etc., then it is known as formal communication. Formal communication generally takes place in the written form such as issue of notice, letter, document, etc. Verbal or oral communication are avoided in formal communication as there is no record or proof of such communication. जब हमें एक हायर लेवल से लोअर लेवल पर, लोअर लेवल से हायर लेवल पर कुछ भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, जिसमें हम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टारगेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एक सीनियर एक जूनियर को, एक जूनियर एक सीनियर को कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना चाहता है जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, तो हम किस पाथ का यूज़ करते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन ही होता है। रिटन कम्युनिकेशन को प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि उससे रिकॉर्ड रहता है, प्रूफ रहता है कि ये इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर लेवल पर ट्रांसफ़र हुई है। लेकिन ऑरल जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसे हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि उसे प्रूफ नहीं रहता, रिकॉर्ड नहीं रहता कि क्या कोई कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। कम टू द फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड। फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो मेन गोल है वो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। यहाँ पर पर्सनल गोल की तरफ कोई जो है फोकस नहीं किया जाता। सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक। ये एक सिस्टमैटिक चैनल से चलता है। यहाँ पर 100% हम स्केलर चेन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि एक लेवल दूसरे लेवल को ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन किसी दूसरे या तीसरे लेवल पर ट्रांसफ़र नहीं की जाती। थर्ड वन इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। Under formal communication, it is easy to fix responsibility as there is a proof of information communicated. हम किसी को आंसरेबल कर सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर सकते हैं, उससे काम मांग सकते हैं क्योंकि हमने उसे रिटर्न में कुछ टास्क, कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन उसके साथ किया होता है। हम उसे बता सकते हैं कि हमने आपको ये काम दिया था और आपने हमें ये काम कंप्लीट करके नहीं दिया, मतलब कि इंफॉर्मेशन का हमारे पास प्रूफ होता है। नेक्स्ट इज इम्पर्सोनल। अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज पास्ड इन इम्पर्सोनल मैनर। यहाँ पर पर्सनल फीलिंग, इमोशंस का कोई प्लेस नहीं होता। जब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो ये नहीं सोचा जाता कि जो इंफॉर्मेशन हम अपने जूनियर को या जूनियर सीनियर को ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन का पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी या नहीं होंगी, ऐसी बातें यहाँ पर नहीं सोची जाती। लास्ट वन इज डिले इन इंफॉर्मेशन। एज स्केलर चेन इज फॉलोड इन पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सो जनरली डिले इन इंफॉर्मेशन। क्योंकि देखो स्केलर चेन का जो पाथ है वो क्या होता है? एक लॉन्ग पाथ होता है। जब इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हम स्केलर चेन प्रिंसिपल को 100% फॉलो करते हैं तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन स्लो स्पीड से जो है अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचती है। इसीलिए हमेशा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और इंफॉर्मेशन के पास होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, डिले हो जाती है ऑलवेज इंफॉर्मेशन। दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ कम टू द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Informal communication between different members of organization who are not officially attached to each other is known as informal communication.
Generally, the social interactions, friendly talks and non-official matters are discussed in the informal communication. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसे दो मेंबर्स के बीच में होता है जो ऑफिशियली एक दूसरे के सीनियर जूनियर नहीं होते हैं, ठीक है। एक ही डिपार्टमेंट्स के हों ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी हो सकते हैं। उनके बीच में जो भी बात हो रही है वो सब बातें क्या हैं, अनऑफिशियल टॉक्स है, ठीक है। वो फ्रेंड्स हैं, वो सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सेल्स डिपार्टमेंट की हेड है और दूसरी जो हेड है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेड है। दोनों हेड्स कॉफ़ी शॉप में आपस में मिलती हैं और वहाँ बैठकर किसी सोशल टॉपिक के ऊपर इंटरेक्शन कर रही हैं या अनऑफिशियल मैटर्स के ऊपर कुछ डिस्कशन कर रही हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहाँ पर 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और वो 50 एम्प्लॉयज़ में कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई टॉप लेवल पे काम कर रहा है, कोई मिडिल लेवल पे, कोई लोअर लेवल पे, सबका लेवल डिफरेंट है। अब उन 50 एम्प्लॉयज़ ने मिलकर एक क्लब बना लिया, ठीक है। वो कहते हैं हम एक स्पोर्ट्स क्लब बनाते हैं, एवरी इवनिंग एवरी हॉलीडे हम वहाँ पर कुछ ना कुछ गेम्स खेला करेंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने एक स्पोर्ट्स क्लब जो है वो मेंटेन किया हुआ है। उस स्पोर्ट्स क्लब में एक हॉलीडे के दिन वो सब आपस में मिलकर कुछ गेम्स प्ले कर रहे हैं और वहाँ पर क्या होता है कि एक टॉप लेवल का पर्सन, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम कि प्रेसिडेंट है मान लीजिए, ठीक है। उस ऑफिस का प्रेसिडेंट जो है वो अपने जूनियर लेवल्स के साथ यानी कि लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के साथ जब वो एक गेम प्ले कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ सोशल मैटर्स के ऊपर टॉक कर रहा है या उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ या रूल्स बता रहा है कि हमारी प्लानिंग है कि हम फ्यूचर में ऐसा करने वाले हैं, हम सोच रहे हैं कि हम लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए ये एक नई स्कीम स्टार्ट कर दें। तो ये सब बातें जब वो एक अनऑफिशियल वे में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कर रहा है वहाँ पर, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन कर रहा है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहा है। क्योंकि देखो जब वो स्पोर्ट्स क्लब में प्ले कर रहा है, गेम प्ले करते हुए, ठीक है, वो वहाँ पर सभी क्या हैं, प्लेयर्स हैं, वो वहाँ पर प्रेसिडेंट और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, ठीक है। उस स्पोर्ट्स क्लब में तो सभी क्या हैं, प्लेयर्स हैं, चाहे वो कंपनी का सीईओ है, चाहे वो कंपनी का पियोन है। तो उन्होंने एक मिलकर एक क्लब बनाया और उस क्लब में जब वो अनऑफिशियल टॉक कर रहे हैं तो वो कौन सा इन्फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है। देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन और पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि एक कंपनी का प्रेसिडेंट लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के साथ अपने कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहा है, तो कोई पाथ हुआ। ये पाथ तो क्या होगा, टॉप लेवल मिडिल लेवल को इन्फॉर्मेशन देगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉप लेवल ही लोअर लेवल को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। द इन्फॉर्मेशन मूव्स इन अ वेरी कंफ्यूजिंग एंड जिगजैग मैनर। That is why the network of informal communication is known as grapevine network. Underline this line beta कि what do you mean by grapevine network? Grapevine network is the informal communication network in between different members of organization who are not officially attached to each other is known as grapevine network. कि ग्रेपेवाइन नेटवर्क में क्या होता है कि एक ऐसा पाथ डिज़ाइन किया जाता है जिसमें अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जिग-जैग मैनर में, कंफ्यूजिंग मैनर में जो है वो इंटरचेंज होती रहती हैं। देयर इज़ नो फिक्स सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने कौन सा पाथ सेलेक्ट किया था, स्केलर चेन का पाथ जो है वो सेलेक्ट हुआ था। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कौन सा पाथ सेलेक्ट होता है, कंफ्यूजिंग और जिग-जैग का पाथ जो है वो सेलेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। सिर्फ इसी वजह से हम अपने इस कम्युनिकेशन को, इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को ग्रेपेवाइन नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। ग्रेपेवाइन नेटवर्क मीन्स कि जो ग्रेप्स की जो हमारी बेल होती है, जो मतलब जिसपे ग्रेप्स लग रहे हैं, ठीक है, उसका भी कहीं से कुछ पता नहीं चलता, वो इतनी फैली हुई होती है कि कहीं पर भी उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसके जो लीव्स हैं, कहीं पर भी वो फैलते रहते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है ना,
ठीक है, वो भी ग्रेपेवाइन नेटवर्क, उसकी जो कंपैरिजन किया है हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने, किसके साथ किया है, ग्रेप्स की जो बेल है उसके साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो कंपैरिजन किया गया है, इसीलिए इसका सेकंड नेम क्या रख दिया गया है, ग्रेपेवाइन नेटवर्क। क्योंकि ग्रेप्स की बेल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किधर मूव कर जाएगी कुछ नहीं पता, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो भी बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और बहुत दूर दूर तक बिना किसी डायरेक्शन को डिसाइड किए कहीं भी फैल जाता है वो। कम टू द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में हम जितने भी एम्प्लॉयज हम काम कर रहे हैं उनके बीच में एक सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाती है, जिससे हमारे को मेंटल सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनसे हमें क्या मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम एक सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन किए हुए हैं। दिस कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्केलर चेन को फॉलो नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग र्यूमर्स। यहाँ पर र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलती हैं क्योंकि सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन होता है वो कोई डिसाइडेड नहीं होता, ऑथोराइज नहीं होता। अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी एग्जांपल लिया था कि एक कंपनी का प्रेसिडेंट है, वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के साथ कंपनी के रूल रेगुलेशंस को चेंज करने के बारे में डिस्कशन कर रहा है। कहाँ कर रहा है, स्पोर्ट्स जो उनका क्लब बना हुआ है इवनिंग टाइम में जहाँ वो प्ले करते हैं, वहाँ स्पोर्ट्स क्लब में वो जो इन्फॉर्मेशन उनके साथ आपस में शेयर कर रहा है। अब अगर लोअर लेवल के ये 5 एम्प्लॉयज़ के साथ मान लो उसने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, उनमें से कोई एक एम्प्लॉय उस इन्फॉर्मेशन को किसी टॉप लेवल के दूसरे पर्सन को दे देता है या मिडिल लेवल के पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, और वो ये कहता है कि मैंने सुनी है ये बात, कि मैंने सुना है कि हमारी कंपनी ऐसा नया रूल बनाने वाली है। ठीक है, तो यानी कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ नहीं पता होता यहाँ पर। बस ये है कि इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, गलत अफवाहें भी यहाँ पर फैल जाती हैं। गेट डिस्टॉर्टेड, द इंफॉर्मेशन ट्रैवल इन ए वेरी अनसिस्टमेटिक मैनर एंड गेट डिस्टॉर्टेड वाइल पासिंग थ्रू वेरियस चैनल्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पाथ डिसाइडेड नहीं होता, कंफ्यूजिंग जिग जैग पाथ होता है, किसी भी डायरेक्शन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मूव कर जाता है। स्केलर चेन को हम यहाँ पर बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये हो सकता है कि इस इंफॉर्मेशन में कुछ लोग बीच में छूट जाएं कि उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिले ही नहीं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन कहीं रास्ते में ही स्टॉप हो जाए, आगे बढ़े ही नहीं। Last one is leakage of confidential information. The confidential information may get leaked under informal communication as it is not possible to fix the responsibilities. क्योंकि यहाँ हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे ये बात बताई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो है वो सर्कल होता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ जिसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं उसे हम अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल जो पॉइंट्स होते हैं वो शेयर कर देते हैं और हो सकता है वो पर्सन हमारे पॉइंट्स को लीक भी कर दे। दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. The managers can fill up communication gap if there is any information through informal communication. Informal communication travels very fast, so urgent matters can be communicated informally. The managers can get true and accurate response of subordinates on various policy matters. Informal communication provides emotional relief to employees and results in reducing union and management problems. That's all about the informal communication. Formal or informal communications both are very important from the point of view of case study questions. Now come to the barriers of communication. There are 4 types of barriers in communication. One is semantic barrier, second is psychological or emotional barriers, third one is organizational barriers,
Fourth one is personal barriers. Very first we are going to discuss the semantic barriers. Sometimes the same words and sentences can be understood differently by different people in the organization, which means difference in the understanding levels of the employees. Example से और clear करेंगे. If the production manager announces in the meeting that there will be increase in budget of production department, then employees may understand that their salary will increase, but manager may understand that the expensive machinery or other fixed assets will be purchased. ठीक है, कई बार कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं और उनके अलग अलग मीनिंग्स को अलग अलग पर्सन अलग अलग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी में कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं. अब एग्जाम्पल लिया है जो हमने, बहुत ही क्लियर है वो एग्जाम्पल कि एक मीटिंग के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर ने ये बात अनाउंस की है कि हमारा जो इस ईयर का बजट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वो इंक्रीज हो गया है. ठीक है, तो अब एम्प्लॉय सोचते हैं कि बजट इंक्रीज हुआ है तो हमारी सैलरीज और वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन जो अदर मैनेजर्स हैं वहाँ पर वो ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि सैलरीज नहीं इंक्रीज हुई हैं, बजट इंक्रीज हुआ है, तो इट मीन्स कि इस बार हम नई मशीनें परचेज कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट के लिए अदर फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर सकते हैं. इस तरह से हमारे पास काफ़ी फंड्स हमें ऑर्गेनाइजेशन देने वाली है. There are the 6 types of semantic barriers. First one is badly expressed message. Sometimes due to the lack of vocabulary, manager may use wrong words, omission of needed words. कई बार जो हमारा मैनेजर है वो आपस में सीनियर सबॉर्डिनेट के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो कोई वर्ड भूल जाता है, यानी कि उसकी वोकैबुलरी वीक है, ठीक है, या कोई वर्ड जो यूज़ करने चाहिए वो भूल जाता है, तो सीनियर और जूनियर के बीच में जो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है वो नहीं होगा. सीनियर जो बात कहना चाहता है वो जूनियर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि हमारे सीनियर ने प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जो वर्ड्स उसे यूज़ करने चाहिए थे. नेक्स्ट इज सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स. कई बार बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस वो सेम वर्ड्स में होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग्स अलग होती हैं और उनके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं. ठीक है, सामने वाला पर्सन उसे क्या अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. अब मान लीजिए कि मैं आपको क्लासरूम में कुछ जो है क्वेश्चंस डिक्टेट करवा रही हूँ, कुछ आंसर्स, कोई टॉपिक डिक्टेट करवा रही हूँ, ठीक है, तो मैं वर्ड यूज़ करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. तो अब अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स स्टूडेंट तो आपको पता है कि मैम कौन से प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो आप PRINCIPLE वाली जो स्पेलिंग है वही राइट करोगे. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट बैठे हैं तो वो नेचुरली जो है PRINCIPAL ही नोट करेंगे, क्योंकि उनके माइंड में ये स्ट्राइक ही नहीं करेगा. पता उन्हें भी है कि प्रिंसिपल जो है उसके 2 स्पेलिंग्स हैं, कि प्रिंसिपल अगर हमने सिद्धांत के लिए लेना है, ठीक है, तो हमने कौन सा स्पेलिंग लेना है, और अगर हमने किसी पर्सन की पोस्ट के लिए लेना है तो कौन सा स्पेलिंग लेना है. वो जानते हैं इस बात को, लेकिन उनके माइंड में स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि हमने कौन से प्रिंसिपल की स्पेलिंग लेनी है. जनरली हम प्रिंसिपल की जो स्पेलिंग है PAL वाली स्पेलिंग हम यूज़ करते हैं, और जनरली साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो वही राइट कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे प्राइस PRICE, PRIZE, राइट RIGHT, WRITE. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके क्या होते हैं, अलग अलग जो है स्पेलिंग्स हैं, मीनिंग्स अलग अलग आते हैं. ठीक है, अब जैसे वैल्यू वर्ड है, ठीक है, वैल्यू वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स आ जाते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पेन, अगर मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ और एक शॉपकीपर से बात कर रही हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पेन, तो वो अंडरस्टूड कर लेगा इस बात को कि मैडम जो है वो इस पेन का प्राइस पूछ रही हैं, 10 रुपीज़ है या 50 रुपीज़ है. ठीक है, वो मुझे यही आंसर करेगा. ठीक है, और अगर 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो फ्रेंडशिप है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो अब यहाँ पर वैल्यू वर्ड का डिफरेंट मीनिंग आ रहा है. ठीक है,
एक कंप्यूटर टीचर आपको बताता है स्टूडेंट्स आप जो है कंप्यूटर एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि दीज डेज कंप्यूटर एजुकेशन हैज़ मोर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन की वैल्यू को, उसकी इम्पोर्टेंस को शो कर रहा है क्या, वैल्यू वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में क्या आ सकती है, बैरियर आ सकती है। क्योंकि सामने वाला पर्सन ज़रूरी नहीं है कि जिस वर्ड को आप कहना चाह रहे हो उसी वर्ड को उसी सेंस में, उसी फॉर्म में ही अंडरस्टैंड करेगा। नेक्स्ट इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। समटाइम्स द वर्कर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। जो एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है उसकी लैंग्वेज को कई बार वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अब आपको कोई बाहर से लेक्चर देने के लिए स्कूल कैंपस में आता है और वो फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज में बात करता है आपसे, तो क्या आपको उसकी बात समझ आएगी? नहीं आएगी, आप कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। कई बार कोई एक ऐसा सेंटेंस होता है, कोई एक इस तरह से इंटरप्रिटेशन होती है जिसे हम रॉन्ग मीनिंग में ले लेते हैं। ठीक है, पहले हमने बात की थी सिंबल्स और वर्ड्स की। ठीक है, तो अब मतलब उसकी जो इंटरप्रिटेशन है ना, उसकी अजम्पशन ही गलत हो जाती है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसे, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन से, कि हम किसी चीज़ की कोई अजम्पशन ले लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एक सेल्स मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक बार इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। वो कहता है इंस्ट्रक्शंस में टेक केयर ऑफ गुड्स। अब यहाँ टेक केयर ऑफ गुड्स का मतलब मैनेजर की फॉर्म में क्या है कि जो हमारी गुड्स है ना उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारा माल अपने आप मार्केट में बिक सकता है। अब एम्प्लॉयज़ क्या समझते हैं, टेक केयर ऑफ गुड्स मीन्स कि जो उनके पास माल है, गुड्स हैं, उन्हें संभाल के रखना है, उनको वेस्टेज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अजम्पशंस, मैनेजर ने कुछ अजम्पशन लिए और एम्प्लॉयज़ कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन मीन्स कि हर फील्ड की अपनी एक टेक्निकल वैकेबलरी है। जैसे हम अकाउंट्स की वैकेबलरी की बात करें तो वहाँ DR डिनोट करता है डेबिट को। अब अगर कोई एक ले मैन आपकी DR डॉट को पढ़ता है तो वो क्या सोचेगा, आपने क्या राइट किया है, डॉक्टर जो है वो राइट किया है वर्ड। ठीक है, तो कहाँ डॉक्टर, हमारा रिलेशन अकाउंट्स में DR मीन्स डॉक्टर नहीं है, हमारा DR क्या है, डेबिट को डिनोट करता है। और एग्जांपल लीजिए कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर लेवल है, यानी कि टॉप लेवल के पर्सन्स हैं, वो एक मीटिंग में अनाउंस करते हैं कि ओवर EBIT इज 20 करोड़। अब जो लोअर लेवल है उसे पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज EBIT। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल जो मैनेजर्स हैं, उन्हें वाइट कॉलर मैनेजर्स भी कहा जाता है, वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ भी कहा जाता है। तो एक इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें ये इंफॉर्मेशन में आता है कि टुडे इज द मीटिंग ऑफ वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़। अब आज वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ की मीटिंग है, तो जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ आर द टॉप लेवल एम्प्लॉयज़, तो वो क्या सोचेंगे, जिन्होंने आज वाइट शर्ट पहना है, ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ की आज क्या है, मीटिंग है। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निकल वेकेबलरीज हैं जिनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, जिससे कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता और वो कम्युनिकेशन में क्या हो जाते हैं, बैरियर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। बहुत बार हम जब वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे हम अपने कम्युनिकेशन को क्लियर नहीं कर पाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत बार हम कुछ भी रिटर्न में नहीं देते, हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। उस ओरल कम्युनिकेशन में हमारे आईज से एक्सप्रेशन, हमारे नेक एक्सप्रेशन, हमारे फेस एक्सप्रेशन, ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो बॉडी लैंग्वेज के जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर, और कई बार वो सही नहीं होने की वजह से हमारे कम्युनिकेशन में क्या आ जाती है, बैरियर आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं, मुश्किलें आ जाती हैं। दैट्स ऑल अबाउट द सिमेंटिक बैरियर्स। Come to the next, psychological or emotional barriers. Emotional or psychological factors also act as barrier to effective communication. The state of mind has great influence over the information and its reflection.
कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उस टाइम आपका माइंड का स्टेटस क्या है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपका प्रेजेंट माइंड है तो आप बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन को रिटेन कर लोगे। अगर आप सुन तो मैडम का लेक्चर रहे हो, बिजनेस स्टडी का लेक्चर सुन रहे हो, लेकिन आपका माइंड जो है कहीं और चल रहा है, किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको जो टीचर लेक्चर दे रहा है वो कुछ भी समझ नहीं आएगा, कोई भी पॉइंट आपके माइंड में रिटेन नहीं होगा। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जहाँ जो ये कम्युनिकेशन है उसके बीच में ये साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, क्रिएट हो गया। सॉरी, एज ए फ्राइटेंडेड पर्सन मे नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। एक पर्सन बहुत डरा हुआ है, ठीक है, वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली एन एंग्री पर्सन मे नॉट रिसीव द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, आपकी मम्मा आपसे कोई बात कर रही है, मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ, तो आप उस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। सेम इसी को आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए। आपके सीनियर पर्सन ने आपको कोई बात कही है, लेकिन आप ऑलरेडी बहुत गुस्से में हो, तो आपको उसकी बात समझ ही नहीं आएगी, सुनाई ही नहीं देगी आपको उसकी बात कि वो पर्सन आपको क्या कहना चाह रहा है। आप बहुत डरे हुए हो, अपने सीनियर से कोई बात कर रहे हो, लेकिन आप इतने ज्यादा डरे हुए हो कि कांप रहे हो, तो आपको आपके सीनियर पर्सन की बात समझ ही नहीं आएगी कि वो आपको क्या कहना चाहता है। कम टू द वेरियस टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। फर्स्ट वन इज प्री मैच्योर इवेल्युएशन। कई बार हमारा जो सीनियर पर्सन है वो हमें जो बात कहना चाह रहा है हम उसकी पूरी बात सुनते ही नहीं है, बीच में ही सोच लेते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं कि हाँ इसने मुझे ये बात इस तरीके से कही है और ये आगे ये कहना चाहता है, हम उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसकी बात को कंप्लीट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाता है। लैक ऑफ अटेंशन, जैसे अभी मैंने आपको कंसेप्ट में भी डिस्कस किया कि जब हमारा अटेंशन ही नहीं होता किसी बात को सुनने में, तो हमारे कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट इज स्टेटस, वेरी इंपॉर्टेंट। Sometimes the people working at higher level do not believe in the information supplied by the lower level employees, as they feel how would he know about my job and who is he to give me suggestion। अब स्टेटस क्या है, जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप को बहुत स्टेटस में समझते हैं, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को वो कुछ नहीं समझते। वो ये सोचते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम हायर लेवल पर रहते हुए लोअर लेवल एम्प्लॉयज को दे रहे हैं वो उनको एज इट इज माननी है। इनको क्या पता है, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को क्या पता है कि हमारी हायर लेवल की जॉब्स को हम कैसे चलाते हैं। इनके सजेशंस हम अप्रूव नहीं करेंगे, हम इनकी कोई बात नहीं मानेंगे। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं सब, कि हम अपने जूनियर्स की बात नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? सिर्फ स्टेटस की वजह से कि इनका लेवल क्या है, लोअर, हमारा लेवल क्या है, हाई है। लास्ट वन इज डिसट्रस्ट। एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रस्ट ही नहीं होता, इसीलिए वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन्हें ट्रांसफर ही नहीं करती हैं, वो उन्हें लिमिटेड पॉइंट्स ही डिलीवर करती हैं। उन्हें ट्रस्ट नहीं होता अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, उन्हें लगता है कि हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को लीक कर देंगे, इस इन्फॉर्मेशन का मिस यूज करेंगे, इसीलिए वो उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करती हैं। दैट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। Come to the next, that is organizational barriers. Factors related to organizational structure, authority relationship, rules, regulations may act as barriers to effective communication. First one is organizational policies. कई बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज ही ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बैरियर क्रिएट कर देती हैं। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। In centralized organization, most of the information remain at top level only. People at lower level may not be able to communicate freely in the centralized organization. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड रखा जाएगा सब कुछ, डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को यूज ही नहीं किया जाएगा, तो वहाँ क्या होगा कि जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनको लोअर लेवल के एम्प्लॉयज फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ लिमिटेड पॉइंट्स ही टॉप लेवल से लोअर लेवल पर ट्रांसफर होंगे, जो कम्युनिकेशन में क्या क्रिएट करेंगे, बैरियर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से भी कम्युनिकेशन में जो है वो रुकावट आ सकती है, इंफॉर्मेशन डिले हो सकती है, एक्शन डिले हो सकता है, कोई भी मूवमेंट डिले हो सकती है कि कुछ रूल रेगुलेशंस
को क्रॉस करने के बाद ही हम अपने काम को कर सकते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन में क्या रहते हैं, बैरियर रहते हैं। आपको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। स्कूल कैंपस के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट अपने प्रिंसिपल मैम से बात नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पहले अपने क्लास इंचार्ज से बात करनी है, देन विंग इंचार्ज से बात करनी है, देन जो है आप वाइस प्रिंसिपल से बात होगी, देन आप प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करोगे। अब इतना लंबा प्रोसीजर अगर ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, तो स्टूडेंट सोचेंगे अब एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए इतने लॉन्ग पाथ से हमें क्रॉस होना पड़ेगा, ये सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, बैरियर क्रिएट हो गई कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। कई बार क्या होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है तो वो ओरल सेंस में भी मैनी टाइम्स होती है, तो रास्ते में ही वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाती है, वो उस इंफॉर्मेशन का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। कई बार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब यूज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, या ओरल कम्युनिकेशन यूज हो रहा है, तो वहां पर इंफॉर्मेशन बीच में पाथ अपना क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, और जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है इन द मिड ऑफ द पाथ जो है वो लॉस्ट हो जाती है। और कई बार पुअर रिटेंशन भी हो जाता है उसका, कि हम अपने माइंड में उसको रखते तो हैं लेकिन हम भूल जाते हैं उस इंफॉर्मेशन को, और जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हर चीज रिटन में होने की वजह से वो हमारे माइंड में रहती है। नेक्स्ट इज कम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है कई बार वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होता है। कम्प्लेक्स मीन्स कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, ठीक है। इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं कि व्हेन द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल्स देन देयर कैन बी स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। समझ रहे हो बेटा बात को, कि एक इंफॉर्मेशन अगर बहुत सारे लेवल से होकर क्रॉस होनी है तो उस इंफॉर्मेशन में स्क्रीनिंग होती रहती है, यानी कि कुछ उस इंफॉर्मेशन में ऐड हो जाता है और कुछ उस इंफॉर्मेशन में से डिडक्ट हो जाता है। ये उसकी स्क्रीनिंग हो रही है इंफॉर्मेशन की। एग्जांपल लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मिडिल लेवल है उसे लोअर लेवल की रिपोर्ट किसे देनी है, टॉप लेवल को देनी है। अब मिडिल लेवल पे भी 5 ऑफिसर्स हैं जो रिपोर्ट को फाइनल करके किसे देंगे, टॉप लेवल को देंगे। फर्स्ट ऑफिसर जज करेगा, सेकंड ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट राइट करेगा, थर्ड ऑफिसर जो है उस रिपोर्ट की रीचेकिंग करेगा, फोर्थ ऑफिसर जो है उसकी जो है उसमें से बेस्ट नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को अलग अलग करेगा, फिफ्थ ऑफिसर जो है वो उसकी टाइपिंग करेगा, सॉफ्ट कॉपी निकालेगा, ठीक है। अब 5 ऑफिसर्स ने एम्प्लॉयज की जो है एनुअल रिपोर्ट राइट की। अब वो अलग अलग पर्सन्स के हाथों से जब होकर निकल रही है, कहीं पर भी कोई भी चेंज हो सकता है। जो पर्सन ऑरली जज कर रहा है वो दूसरे पर्सन को बताता है कि ये पॉइंट्स मैंने इन एम्प्लॉयज में देखे हैं, ठीक है। तो जो पर्सन राइट करता है रिपोर्ट, हो सकता है वो पॉजिटिव पॉइंट्स को ज़्यादा राइट कर दे और नेगेटिव पॉइंट्स को कम राइट कर दे। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है अगर वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है तो कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो सकती हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होना चाहिए कि जो पर्सन जज कर रहा है, चेक कर रहा है एम्प्लॉयज को, वही सेम पर्सन अपनी व्यूज टॉप लेवल को दे। बीच में जो हमने 4 अदर ऑफिसर्स डाले हैं वो वहां पर इंक्लूड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फ्री एंड इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज पॉसिबल only when some facilities like social get together, complaint box, task force, etc. exist. In the absence of such facilities, there can be delay and barrier of effective communication. That's all about the organizational barriers. Come to the last barrier, that is personal barriers. Certain personal factors of sender as well as the receiver may influence the free flow of information. First one is less faith on subordinate. कई बार सीनियर पर्सन्स को अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर फेथ नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, इसीलिए वो उनको कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करते, उनके ओपिनियंस, उनके सजेशंस को इनवाइट ही नहीं करते। नेक्स्ट इज फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी।
जो सीनियर पर्सन्स हैं उन्हें ये डर होता है कि अगर हम अपने जूनियर्स के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, वो भी हमारी अथॉरिटीज़ का, हमारी पावर्स का यूज़ करने लगेंगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंसेंटिव्स। यहाँ बारी आ रही है सबॉर्डिनेट्स की, कि सबॉर्डिनेट्स कहते हैं कि जब हमारे सजेशंस का, हमारे ओपिनियंस का वेलकम ही नहीं किया जाता, उनके बदले में हमें कोई रिवार्ड नहीं मिलता, तो हम भी अपने सीनियर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। तो दिस इज द पर्सनल बैरियर। एंड लास्ट वन इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। हमारे जो सीनियर पर्सन्स हैं वो अपने जूनियर पर्सन्स के साथ पॉजिटिव रिलेशंस नहीं रखते, वो उनके हर बात को जो है पॉजिटिवली नहीं लेते। इसीलिए जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जूनियर पर्सन्स हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हमने कोई सजेशन, कोई ओपिनियन अपने सीनियर पर्सन्स को दे दिया तो हो सकता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही पड़ जाए। क्यों? क्योंकि सीनियर और जूनियर के बीच में जो है वो पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होती। तो इसीलिए जूनियर पर्सन्स अपनी विलिंगनेस ही शो नहीं करते कि हमने सीनियर पर्सन के साथ कोई बात करनी है, क्योंकि उनमें ये फियर होता है कि इस बात का नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ सकता है। दैट्स ऑल अबाउट द 4 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Thanks for watching and listening this video.